हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको हम बताए थे वेव फ्रंट के बारे में, वेव फ्रंट क्या होता है। फिर आपको हम बताए थे सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव या फिर इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। इसमें आपको हम बताए थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में आपको बताए थे कहाँ कहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, कहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। चलिए आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इफ क्लोज सरफेस और रिजिड बॉडी। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के लिए हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग एक बॉडी लेते हैं, क्लोज सरफेस या फिर रिजिड बॉडी। ठीक है, तो देखिए इस क्लोज सरफेस में आप क्या देखते हैं कि कुछ पल्स वेव वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लोज सरफेस का क्या मतलब हुआ, जिसका एक एंड क्लोज रहेगा और दूसरा एंड क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो आप इसमें देख रहे होंगे ये डार्क में ये कुछ पल्स वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इफ इंसिडेंट पल्स इज कॉम्प्रेशन, अगर ये जो पल्स है ये कॉम्प्रेशन है, देन रिफ्लेक्टेड पल्स इज ऑल्सो कॉम्प्रेशन। क्या होगा कि अगर जो कॉम्प्रेशन पल्स वेव है अगर इसमें इंसिडेंट हो रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पल्स वेव हमें मिलेगा वो भी कॉम्प्रेशन होगा। ठीक है, तो किसमें, क्लोज ऑर्गन पाइप में, क्लोज में, जो हमारा जब क्लोज सरफेस होगा, या फिर इसी को हम लोग क्लोज ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं। इफ इंसिडेंट पल्स इज कंप्रेशन देन रिफ्लेक्टेड पल्स इज ऑल्सो कंप्रेशन। या फिर इफ इंसिडेंट पल्स इज रेयर फैक्शन देन रिफ्लेक्टेड पल्स इज ऑल्सो रेयर फैक्शन। इफ इंसिडेंट पल्स इज रेयर फैक्शन देन रिफ्लेक्टेड पल्स इज और रेयर फैक्शन। मतलब कि अगर इसमें जाने वाला पल्स रेयर फैक्शन होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पल्स हमें मिलेगा वो भी एक रेयर फैक्शन होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव में कब, व्हेन द सरफेस इज क्लोज, जब ये क्या हो, सरफेस क्लोज हो। और क्लोज सरफेस का क्या मतलब होगा कि जब उसका एक एंड क्लोज हो और दूसरा एंड क्या हो, ओपन हो। इसको हम लोग क्लोज ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं, इसको हम आगे भी समझाएंगे। देयर विल बी नो चेंज इन फेज, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई फेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि जो इंसिडेंट प्रेशर वेव है उसका इक्वेशन है पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो इंसिडेंट प्रेशर वेव है उसका इक्वेशन क्या होगा, पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जो रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव होगा उसको हम पी डैश कह देते हैं, और वो कितना हो जाएगा, पी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। पी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ प्लस क्यों होगा ये सोचिए, क्योंकि अगर इंसिडेंट वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सरफेस से टकरा के ये डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो अगर डायरेक्शन को चेंज कर देगा तो अगर पहले मेरा माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव इज पी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इफ द सरफेस इज ओपन, ओपन सरफेस के लिए क्या होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं इट इज टर्म्ड एज ओपन ऑर्गन पाइप। और इसमें दोनों ही सरफेस ओपन रहेगा। क्या होगा, इसमें दोनों ही सरफेस क्या होगा, ओपन होगा। अब देख सकते हैं यहाँ भी सरफेस ओपन है और यहाँ भी सरफेस ओपन है। ठीक है, इफ इंसिडेंट पल्स इज कॉम्प्रेशन देन रिफ्लेक्टेड पल्स इज रेयर फैक्शन। ये चीज़ ध्यान रहे, ओपन सरफेस में क्या होगा, अगर इंसिडेंट पल्स कॉम्प्रेशन है तो जो रिफ्लेक्टेड पल्स होगा वो क्या होगा, रेयर फैक्शन होगा। इफ इंसिडेंट पल्स इज कॉम्प्रेशन देन रिफ्लेक्टेड पल्स इज रेयर फैक्शन। देखिए जब ये पल्स जब इसके अंदर जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर ये एंड ओपन है तो ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये सरफेस से, ये जो ऊपर आप सरफेस देख रहे हैं इससे टकरा के वापस आएगा। तो जब ये टकरा के वापस आएगा तो अगर वो कॉम्प्रेशन होगा इंसिडेंट पल्स, तो जो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जो हमें मिलेगा वो एक रेयर फैक्शन होगा। ठीक है, इफ इंसिडेंट पल्स इज अ रेयर फैक्शन देन रिफ्लेक्टेड पल्स इज अ कॉम्प्रेशन। इफ इंसिडेंट पल्स इज अ रेयर फैक्शन देन रिफ्लेक्टेड पल्स इज अ कॉम्प्रेशन। मतलब कि अगर इंसिडेंट पल्स रेयर फैक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड पल्स क्या होगा, एक कॉम्प्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये फेज चेंज होगा। इफ फेज हेयर फेज चेंज इज बाई पाई, और यहाँ पे फेज चेंज कितने से होगा, पाई से होगा। ठीक है, तो अगर इंसिडेंट प्रेशर वेव इक्वेशन P इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा तो रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव इक्वेशन कितना हो जाएगा, पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। यहाँ प्लस पाई क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज कर रहा है पाई से। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव इन द ऑर्गन पाइप। स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव इन द ऑर्गन पाइप ये क्या होता है। ठीक है, तो समझिएगा। तो इसको समझने के लिए पहले आपको हम बता दें कि जब आपको हम शुरुआत में जब साउंड पढ़ा रहे थे, स्टार्ट किए थे, तो आपको हम बताए थे कि एक स्ट्रिंग लेते हैं और स्ट्रिंग को किसी दीवार के सहारे से बांध देते हैं और उसको एक झटका देते हैं।
तो झटका देने पे क्या होता है कि वो जो रस्सी है वो कुछ इस तरीके से वेव बनाते हुए जाता है, वो जो रस्सी है वो कुछ इस तरीके से वेव बनाते हुए जाता है, और उसका जो प्रोपागेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसका प्रोपागेशन कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये जो वेव बन रहा है, ये जो आप वेव बनते हुए देख रहे हैं, ये कैसे बनते हुए देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमारा इस तरीके से हमारा वेव बनेगा। ठीक, तो ये जो वेव हुआ वो क्या कहलाया कि स्टैंडिंग वेव कहलाया। क्या कहलाया कि स्टैंडिंग वेव, क्योंकि वो उसी एरिया में है। ठीक है, उसी एरिया में है। तो अब यहाँ से समझते हैं कि स्टैंडिंग वेव क्या होगा। स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव इन द ऑर्गन पाइप। स्टैंडिंग वेव इज अ वेव in which each point on the axis of the wave has an associated constant amplitude। ठीक है, क्या होगा कि each point पे in which each point on the axis of the wave has an associated constant amplitude, किसी भी पॉइंट पे जो उसका एम्पलीट्यूड वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो चलिए अब इसको हम लोग ऑर्गन पाइप के सहारे समझते हैं। पहले तो समझ लें कि ऑर्गन पाइप क्या होता है। ठीक है, ऑर्गन पाइप क्या होगा, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूब। ये क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूब होगा फिल्ड विथ एनी मीडियम जनरली एयर। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूब होगा फिल्ड विथ एनी मीडियम और जनरली एयर। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग बैंड वगैरह में देखते होंगे, वो जो बजाता है वो लोग जो बैंड मास्टर होता है वो जो बजाता है वो क्या होता है, वो एक ऑर्गन पाइप है। क्योंकि आप देखते हैं कि उसमें हम लोग उसको फूंकते हैं, फूंकने के बाद उससे हमें साउंड निकलता है। ठीक है, तो वो कैसा शेप का होता है, वो एक सिलेंड्रिकल नुमा शेप का होता है। तो वो क्या है, वो एक ऑर्गन पाइप है। या फिर बांसुरी क्या है, जो आप फ्लूट कहते हैं, वो क्या है, वो भी एक ऑर्गन पाइप है, क्योंकि उसमें एयर देने पे वो क्या होता है, वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो इट इज़ अ सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूब फिल्ड विथ एनी मीडियम जनरली एयर। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाइप कितने टाइप के हो सकते हैं, तो एक क्लोज ऑर्गन पाइप होगा और दूसरा ओपन ऑर्गन पाइप होगा। क्लोज ऑर्गन पाइप एंड सेकंड इज ओपन ऑर्गन पाइप। व्हाट इज दिस क्लोज ऑर्गन पाइप, इट्स क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड। तो इसका देखिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक एंड जो है वो क्लोज रहता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा ओपन रहता है। ठीक है, और इसी ओपन एंड से हमारा जो पल्स वेव है वो इस डायरेक्शन में जाता है। ओपन ऑर्गन पाइप क्या होगा, इट्स ओपन एट बोथ द एंड, इट्स ओपन एट बोथ द एंड। इसका दोनों जो एंड है वो क्या होगा, वो ओपन रहेगा। क्या होगा, दोनों ही एंड क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो देखिए इससे भी साउंड निकलता है, ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप से भी साउंड निकलता है और ओपन ऑर्गन पाइप से भी साउंड निकलता है। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि क्लोज ऑर्गन पाइप क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि आपको हम बताएं कि जैसे जो बैंड मास्टर के पास होता है, जो वो लोग फूक के जो बजाते हैं वो क्या है, वो एक क्लोज ऑर्गन पाइप है। ओपन ऑर्गन पाइप क्या हो सकता है, जैसे कि जो आप बांसुरी बजाते हैं वो क्या है, वो एक ओपन ऑर्गन पाइप है। अब सवाल ये है कि कौन सा ऑर्गन पाइप ज़्यादा अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको हम लोग आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसका कुछ एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो इंसिडेंट प्रेशर वेव इक्वेशन को मान लीजिए क्या होगा, P1 P0 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव इक्वेशन कितना होगा, P2 इज इक्वल टू P0 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तो हमारा जो न्यू प्रेशर वेव होगा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, वो कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 P0 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस P0 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये किसके बराबर हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2 P0 cos के एक्स sin ओमेगा टी। और यही जो वेव है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव इक्वेशन। ठीक है, ये जो वेव इक्वेशन है वो स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव इक्वेशन है। क्योंकि अभी आपको हम बताएं कि ये जो स्टैंडिंग वेव है, ये ऑर्गन पाइप में जिस तरीके से हम उसमें एयर डाल रहे हैं, एयर प्रोड्यूस मुंह से फूंक रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से एयर डाल रहे हैं, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी सिस्टम में है, वो उसी पाइप के अंदर में है। ठीक है, और उसी के पाइप में वो घूमते रहता है। तो वो जो वेव डेवलप हो रहा है वो क्या है, एक स्टैंडिंग वेव, मतलब कि वहाँ पे वो स्टेशनरी, वो जो वेव है वो वहाँ पे स्टेशनरी है, वो क्या है, स्टैंडिंग है, इसलिए इसका नाम है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव इक्वेशन। और इसके लिए यहाँ पे हम आप देख सकते हैं ये इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन है S1 इज इक्वल टू S0 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो रिफ्लेक्टेड वेव इक्वेशन कितना हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू S0 cos ओमेगा टी प्लस के एक्स। ध्यान रहे कि हम कभी कभी आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में साइन भी बता देते हैं और प्रेशर वेव में
साइन भी बताते हैं और कभी कभी कॉस भी बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेव को कहते हैं साइन, तो हमारा प्रेशर वेव क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कितने फेज से डिफर करता है? π/2 फेज से डिफर करता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेव कॉस होगा तो जो प्रेशर वेव होगा वो क्या हो जाएगा? वो साइन हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि कभी आप साइन बताते हैं या कभी कॉस बताते हैं, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कॉस हुआ तो ऑटोमेटिक है प्रेशर क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट साइन हुआ तो जो प्रेशर वेव इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा? वो कॉस हो जाएगा। इसलिए कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नोड्स एंड एंटी नोड्स। क्या देखते हैं? नोड्स एंड एंटी नोड्स। चलिए तो देखिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था स्टेशनरी वेव इक्वेशन। तो मान लीजिए कि हम कोई रस्सी ले लिए और रस्सी के सहारे इस तरीके से हम वेव बनाए, इस तरीके से वेव बनाए, ठीक। इस तरीके से वेव बनाए, कुछ इस तरीके से ये वेव बन सकता है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप का नोड डेवलप होता है, दो टाइप का नोड, ठीक। एक होता है नोड्स और दूसरा होता है एंटी नोड्स। नोड्स क्या है? तो देखिए, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, जहाँ पे जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा वो क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। और जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, ये देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो क्या कहलाया? एंटी नोड कहलाया। जहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड वो नोड और जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो एंटी नोड। या फिर इसको दूसरे भाषा में कहे, जहाँ पे गांठ बंध रहा हो वो नोड कहलाया और जहाँ पे गांठ नहीं बंध रहा हो वो एंटी नोड कहलाया, ठीक है। चलिए, नोड्स इट्स एट जीरो एम्पलीट्यूड पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीरो एम्पलीट्यूड पोजीशन पे है। और एंटी नोड्स इट्स एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोजीशन। और एंटी नोड क्या होगा? इट्स एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोजीशन। देखिए, ये जो एंटी नोड है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोजीशन पे है ना, ये इस तरीके से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोजीशन पे है, ठीक है। तो नोड्स क्या होगा? जीरो एम्पलीट्यूड और एंटी नोड्स क्या होगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक। अब इसी में हम लोग आगे समझते हैं हाफ ऑफ अ वेवलेंथ सेपरेट टू कंसेक्यूटिव नोड्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रहे कि हमारा जो हाफ वेवलेंथ होगा, जैसे कि देखिए ये क्या है? ये हाफ वेवलेंथ है। एक पूरा जब वेव कंप्लीट होता है तो हमें फुल वेवलेंथ मिलता है, जिसको हम लोग लेमडा से डिनोट कर सकते हैं। एक टी टाइम पीरियड में ये कंप्लीट करता है एक पूरा वेव। तो इसका हाफ कहने का मतलब दो जो नोड है, दो नोड के बीच जो दूरी होगा वो हाफ वेवलेंथ होगा। मतलब अगर पूरा नोड, अगर पूरा एक वेव का डिस्टेंस है लेमडा, तो दो नोड के बीच कितना हो जाएगा? λ/2, ठीक है। कितना हो जाएगा? λ/2। एंटी नोड्स आर लोकेटेड हाफ वे बिटवीन द पेयर ऑफ नोड्स। और जो एंटी नोड होता है वो दो नोड्स के बीच में होता है, दो नोड्स के बीच में, आप देख सकते हैं दो नोड्स के बीच में, ठीक। अब पोजीशन ऑफ नोड्स को समझते हैं। चूँकि पोजीशन ऑफ नोड्स, चूँकि नोड्स जो है वो जीरो एम्पलीट्यूड पे होता है, तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू जीरो हम लिख सकते हैं। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू जीरो, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2a sin kx इज इक्वल टू जीरो। तो sin kx पावर क्या हो जाएगा? जीरो। और sin kx इज इक्वल टू n पाई या फिर kx इज इक्वल टू n पाई। तो x पावर क्या हो जाएगा? n पाई बाई k, x इज इक्वल टू n पाई बाई k। और या फिर x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 पाई बाई लेमडा, क्योंकि k बराबर कितना होता है? 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है। तब यहाँ से हमारे पास x के लिए इक्वेशन बन के आया और वो कितना हो गया? x इज इक्वल टू n λ/2, x इज इक्वल टू n λ/2। अब कौन कौन से पोजीशन पे हमारा नोड्स हो सकता है? तो देखिए, n बराबर जीरो पुट कीजिए, तो जीरो पे हमारा पहला नोड मिलेगा, ठीक है। फिर n बराबर 1 पुट कीजिए इस फॉर्मूले में, तो x बराबर λ/2 आपको नोड मिल गया। n बराबर λ/2 मिल जाएगा। फिर n बराबर 2 पुट कीजिए तो x बराबर लेमडा आपको मिल गया, तो इस पोजीशन पे आपको नोड मिल जाएगा। 3 पुट कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 3 λ/2। तो यहाँ पे आपको नोड्स का फॉर्मेशन दिख जाएगा। हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, क्योंकि एंटी नोड्स जो होता है वो वहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम होता है। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो sin kx बराबर 1 लिख सकते हैं, तो sin kx इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू लेमडा। तो kx बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2 इंटू पाई, सॉरी, sin kx विल इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू पाई एंड kx इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू पाई। तो kx की जगह हम लोग 2 पाई बाई लेमडा लिख सकते हैं, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? n प्लस 1/2 λ/2। तो अब एंटी नोड के लिए क्या क्या पोजीशन हो सकता है? तो n बराबर 0 पुट कीजिए तो हमें जो पहला जो एंटी नोड का पोजीशन मिलेगा वो λ/4। 1 पुट कीजिए तो हमें दूसरा जो एंटी नोड का पोजीशन मिलेगा वो 3 λ/4 पे। फिर 2 पुट कीजिए तो x बराबर 5 λ/4। फिर 3 पुट कीजिए तो x बराबर 7 λ/4। तो इस तरीके से हमें नोड्स और एंटी नोड्स का पोजीशन
मिल गया। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आपको हम बताएंगे क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होता है और क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप से रिलेटेड और भी ढेर सारा कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।